एवरीवन। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का इंपॉर्टेंस बाकी चैप्टर के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग आगे के कुछ चैप्टर्स को समझेंगे। कहने का मतलब हमको यहाँ पे इस चैप्टर को जब अच्छे से समझेंगे तो इससे लिंक्ड जो कुछ और चैप्टर्स है वो हमको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा। अब बात कर ले इस पूरे चैप्टर में कितना सारा टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। अगर बात किया जाए तो इसका कुछ टॉपिक्स आपके फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियस चैप्टर करके होगा, वहां भी आएगा। तो फिजिक्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स में हम लोग न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड स्टडी करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी करेंगे तो वो केमिस्ट्री हुआ, जबकि न्यूक्लियस फिजिक्स में मींस ओवरऑल बोला जा सकता है कि इसमें न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा डिस्कशन करने हम नहीं जा रहे। अगर बात किया जाए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तो नीट हो गया, जेई हो गया या जेई एडवांस्ड हो गया। नीट में अगर बोला जाए तो इन जनरल दो टॉपिक को टारगेट करके क्वेश्चन देखा जाता है, या तो बोर्स एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन राइज करता है, नहीं तो फिर क्वांटम नंबर से रिलेटेड। एक से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है, मिनिमम एक कंफर्म। बिल्कुल उसी तरीके से जेई मेन में भी यही सिचुएशन है, एक क्वेश्चन कंफर्म है। जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो किस टॉपिक को टच करता है वो दिख रहा है, श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा देखा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेल ऑर्बिटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बात करें तो ये चैप्टर अपना एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए कि डिफरेंट और कुछ चैप्टर्स को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। एटम के बारे में कुछ स्टडी करेंगे कि एटम का पास्ट क्या है, कौन डिफरेंट साइंटिस्ट इसके बारे में क्या क्या बोले, और तब जाके हम लोग उस पाथ पे आएंगे जहां से आगे बढ़ने पे हर बार कुछ न कुछ नया चीज मिलने जा रहा। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हो, वो एटम का स्ट्रक्चर हो, हर एक टाइम में हम लोग उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे और फिर उसका नेगेटिव कहने का मतलब क्या ड्रॉबैक था, क्या प्रॉब्लम आया जो नेक्स्ट साइंटिस्ट को स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने का जरूरत पड़ा। यहां पे अगर बात किया जाए तो अभी तक पूरा का पूरा क्या ड्यूरेशन है टाइम का जिसमें एटम के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए लिया गया। सबसे लास्ट में अगर देखिए तो श्रोडिंगर आए और ये 1926 में, और ये सारा चीज स्टार्ट हो रहा है कब, 1800 मिड में। तो काफी लंबा समय है जिस समय में एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कवरीज हुआ, उसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% एटम का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को हम लोग को नोन हो जाएगा, बट फिर भी 90% हम लोग एटम के बारे में शायद जान चुके हैं। उस 90% को हम लोग केमिस्ट्री में जब अप्लाई करते हैं तो हमारा सब कुछ एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही है।
बात करें इंट्रोडक्शन, एटम जो वर्ड बना है वो एटमोस से बना है। एटमोस का मतलब होता है इंडिविजुअल। एटम के बारे में पहली बार अगर कुछ डिटेल्स में बताया गया तो वो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी के फॉर्म में था, जो कि डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फिर से मॉडिफाई किया गया और उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। लेकिन अभी तक एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात नहीं हुआ। इस पार्टिकल का नाम एटम अगर बोला जा रहा है तो आज के रेफरेंस में ये नाम ही गलत है, बट फिर भी स्टार्टिंग में नाम दे दिया गया, हम लोग इसको ढो रहे हैं। एटम का मतलब एटमोस, एटमोस का मतलब इंडिविजुअल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में एटम को डिवाइड किया जा सकता है। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम के बारे में जानते हैं। वहां पे यूरेनियम का एटम बेरियम एंड क्रिप्टन में ब्रेक कर जाता है, तो एटम का स्प्लिटिंग पॉसिबल है। डाल्टन कहते कि एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल, एटम के बाद कोई पार्टिकल नहीं हो सकता है, उससे छोटा पार्टिकल नेचर में संभव नहीं है। लेकिन आज के टाइम में हम लोग डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर कर चुके हैं। एटम के अंदर भी पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, सो मेनी पार्टिकल्स एटम के अंदर लाई कर रहा है। तो जो एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डाल्टन का था वो कुछ हद तक सही है, बट एटम को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसलिए हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो 1800 मिड से लेके 1926 तक हम लोग को देखना है कि एटम के बारे में कौन क्या बोले और कितना सही बोले, क्या उसका एप्लीकेशन है, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये, एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक एक टॉपिक को हम लोग ध्यान से कवर करेंगे। अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ कितना लेक्चर्स का में ये कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक हमको लगता है कि लगभग 20 लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट होगा। अगर एक एक घंटा का लेक्चर होता है तो 20 लेक्चर मींस 20 आवर्स में ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो जाए। उससे ज्यादा होगा, कम लेक्चर नहीं होगा। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड में कैथोड रेज दिख रहा है। कैथोड रेज का मतलब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे डिसाइड किया गया, ये सब कुछ इसमें देखेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब, एनोड रेज, यहाँ से हम लोग ये पता करने का कोशिश करेंगे कि प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोटॉन का खोज हुआ। इस दोनों के बाद हमको ये पता चलेगा कि एटम अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर भी पार्टिकल प्रेजेंट है, और वो पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसका खोज हो चुका है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर एटम में ये किस तरीके से अरेंज्ड है, कहां पे है एटम के अंदर। तो जे थॉमसन फर्स्ट टाइम आए और बोले कि एटम कुछ इस तरीके का होता है, वो सही नहीं है 100%, लेकिन कुछ पॉजिटिव बातें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ ड्रॉबैक पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। एटम कैसा है जे थॉमसन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ड्रॉबैक भी पढ़ेंगे, क्या वो सही नहीं बोले, क्या सही बोले उसको भी जानेंगे। इसके बाद अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, 12th क्लास मॉडर्न फिजिक्स में ये काफी डीपली पढ़ना, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम बातें न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस के बारे में जे थॉमसन बहुत कुछ बोले, न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड बहुत कुछ बोले, और वो फिजिक्स का पार्ट है न्यूक्लियस। लेकिन फिर भी यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या बात है उसको भी देखेंगे हम लोग। तो डिटेल में हम लोग करने जा रहे हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट किए तो यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। फिर रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए कि एटम इस तरीके का होता है, फिर से ड्रॉबैक आ गया उसमें। नेक्स्ट कोई साइंटिस्ट आते हैं और वो बोलते हैं एटम ऐसा होता है, बहुत कुछ सही बोले बट फिर भी उसमें कुछ ड्रॉबैक आया, फिर उसको डिस्कार्ड करते हुए न्यू थ्योरी आया। इस तरीके से कुछ कुछ चेंजिंग होते गया। हम लोग भी इस चीज के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे, आसान होगा, सब कुछ इंटरेस्टिंग भी होगा। फिर एजम्पशंस जो लिए थे रदरफोर्ड, उसके बेसिस पे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ चैडविक के द्वारा। तो अभी तक
टॉपिक नंबर 6 तक अगर देखें तो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसका डिस्कवरी देख लेंगे। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कैसे खोज हुआ, प्रोटॉन किस तरीके से खोज हुआ और न्यूट्रॉन का खोज किस तरीके से हुआ, यहाँ तक हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर ये सब एटम के अंदर है तो कहाँ है, कैसे अरेंज्ड है। मेन क्वेश्चन ये बन के आ रहा है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और एटम के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए निल्स बोर आगे आते हैं, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक आ चुका है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। ये 1911 के आसपास का बात है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और लगभग 1 ईयर के आसपास ही बोर्स एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत कुछ पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल में। 7वां टॉपिक है मेरा लाइट के नेचर से रिलेटेड। लाइट क्या होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों पढ़ेंगे। डुअल नेचर शो करता है, रिसेंट मॉडर्न कांसेप्ट यही करता है कि लाइट डुअल नेचर शो करता है, लाइट इज पार्टिकल एज वेल एज लाइट इज वेव। लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। कैसे, कितना एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, कौन कौन सा साइंटिस्ट लाइट के नेचर के बारे में बोले हैं वो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। पार्टिकल नेचर के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है कि इसका यूज मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंट चैप्टर्स में भी किया जाएगा जब भी हम लोग कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बोलेंगे। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे, कैसे है ना, लाइट के पार्टिकल को कितना एनर्जी होता है, लाइट का पार्टिकल फोटोन है और उस फोटोन का एनर्जी कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, लाइट का पार्टिकल जो फोटोन है उसका मास भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा डे ब्रोगली प्रिंसिपल पे। तो लाइट का जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं इस चैप्टर को समझने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो का मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मींस करंट, मींस लाइट के हेल्प से हम लोग करंट बनाएंगे, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है HERTZ। हर्ट्ज ही वो साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किए। मेटल के सरफेस पे लाइट आया, लाइट आने से इलेक्ट्रॉन मेटल का सरफेस छोड़ के भाग गया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट बोलेंगे, लाइट क्या बना दिया, करंट बना दिया। स्टडी करेंगे, टॉपिक है मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो ये दोनों थ्योरी किस पे बेस्ड है, लाइट के पार्टिकल नेचर पे। हर्ट्ज इसका खोज किए, लेकिन आइंस्टाइन इसको एक्सप्लेन किए, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके किए। तो ये दोनों पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। वेव नेचर के लिए हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, और फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो किस तरीके से, ये कॉन्सेप्ट मैक्सवेल का है। मैक्सवेल लाइट को बोले कि वेव है और वो वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल का कहना था एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अपना एनर्जी समय के साथ डिक्रीज कर देता है, घट जाता है, तो घटा हुआ एनर्जी लाइट के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। That means accelerated charged particles are responsible for generating light. Next one is the spectrum and its type. स्पेक्ट्रम और उसके टाइप को स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड में आप लोग स्पेक्ट्रम को जानते हैं, 10th या जूनियर लेवल में भी पढ़े। डिस्पर्सन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या कर जाता है, स्प्लिट करता है। उस फेनोमेना को डिस्पर्सन बोलते हैं। और ये जब 7 कलर को किसी स्क्रीन पे आप प्रिंट कर देते हैं तो वो स्क्रीन पे जो 7 कलर बैंड दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इतना ही जानते हैं जूनियर क्लास से, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटम को एनर्जी दिए तो एनर्जी जब वापस किया उसका स्पेक्ट्रम किस तरीके का होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब कुछ मींस ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ये टॉपिक यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉपिक है। आगे हायर क्लासेस में अगर हम बढ़ते हैं तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक हम लोग का सिलेबस में है हायर क्लासेस में, जो काफी डिटेल हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं वहां पे।
तो स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी डिटेल होगा, लेकिन बेसिक्स आइडिया हम लोग को मिल जाएगा स्पेक्ट्रम उसके टाइप से रिलेटेड। फिर हम लोग हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, मींस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा? वेरी सिंपल, हाइड्रोजन एटम को हम एनर्जी दे देंगे, वो एनर्जी लेने के बाद बोलेगा हमको नहीं चाहिए था ये एनर्जी, हम अनस्टेबल हो गए, क्योंकि ज्यादा एनर्जी अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और सिस्टम हमेशा स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा, मतलब सिस्टम अपना एनर्जी टाइम के साथ डिक्रीज करना चाहेगा। और सिस्टम जब अपना एनर्जी डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करते वक्त उसको अपना एनर्जी इमिट करना होगा, और जब वो एनर्जी इमिट करेगा तो उस इमिटेड लाइट को प्रिज्म से होते हुए पास करवा देंगे और तब उसका स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। और ये स्पेक्ट्रम को स्टडी करके ही निल्स बोर बहुत सारा कैलकुलेशन कर पाए थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू एनर्जी दिया जाएगा और हाइड्रोजन वो एनर्जी लेने के बाद अनस्टेबल होगा, अनस्टेबिलिटी के चलते वो स्टेबल होना चाहेगा और इसके लिए वो एनर्जी को इमिट करेगा, और इमिट करते वक्त वो लाइट को हम लोग किससे पास करवाएंगे? प्रिज्म से, और फिर उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है ये देखेंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हर एक एटम का स्पेक्ट्रम एक दूसरे से अलग होता है। जिस तरीके से हम लोग का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे पर्सन से मैच नहीं करता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक एटम का स्पेक्ट्रम, एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करेगा, कभी स्पेक्ट्रम मैच नहीं करेगा। किस तरीके से हमको पता चल पाया कि सन के सरफेस पे हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है? क्या वहां कोई गया है? नहीं, अर्थ के सरफेस से पता चला कि सन के सरफेस पे हाइड्रोजन और हीलियम है। केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में उसके बारे में स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और वहां पे यही पता हम लोग को कि हाइड्रोजन का ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, हीलियम का ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, और सन से जो लाइट आ रहा है उस लाइट में जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड हुआ वो भी कैसा था? जैसा हाइड्रोजन और हीलियम का है। हमको तो पता है कि एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम कभी नहीं बदलता है, तो सन का लाइट में भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, सन के लाइट में भी हीलियम का स्पेक्ट्रम, इसलिए सन के सरफेस पे हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है। इस तरीके से पता चला, जाना वहां जरूरी नहीं। तो स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप, डिफरेंट साइंटिस्ट यहाँ पे आए और स्पेक्ट्रम के बारे में बताए। लाइमन आए, बामर आए, पास्टन आए, ब्रैकेट आए, फंड आए, हम्फ्री आए, ये डिफरेंट सीरीज के बारे में बताया। बोर्ड्स तो स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो सीरीज स्पेक्ट्रम का लाइन जनरेट हुआ वो लाइंस को स्टडी करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट। बामर एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला दिया जिसको फाइनली रिडबर्ग ने एक फाइनल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, वो इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम्स में, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल तब जाके आएगा कि निल्स बोर के अकॉर्डिंग एटम कैसा होता है। निल्स बोर एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो पार्टिकल मान के चल रहे हैं और पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है निल्स बोर का कॉन्सेप्ट। एटम कैसा होता है ये निल्स बोर बताने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और था हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, मतलब मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। अब ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोनो मींस सिंगल, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन, जिस एटम या आयंस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल उसी के लिए एप्लीकेबल है, सब जगह एप्लीकेबल नहीं। मींस जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन के लिए, He+ के लिए, Li2+ के लिए, Be3+ के लिए, Be4+ के लिए, ये सब में एक इलेक्ट्रॉन है। हम निल्स बोर का कैलकुलेशन सोडियम एटम के लिए अप्लाई नहीं करने जा रहे क्योंकि उसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर निल्स बोर का लिमिटेशंस हम लोग स्टडी करेंगे। आगे जब बढ़ेंगे निल्स बोर से रिलेटेड कैलकुलेशंस को हम करेंगे, जैसे कि एक हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का एटॉमिक रेडियस कैसे डिसाइड करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये सब कुछ डिसाइड हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड एक फार्मूला आएगा और उस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन होगा।
जेई मेन 2017 में यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रोजन लाइक एटम का रेडियस कैलकुलेशन से रिलेटेड, जो बहुत ही आसान है। विद इन 2 सेकेंड आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग के पास होगा। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद कैलकुलेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे फिर से बता दें आपको। रेडियस, इलेक्ट्रॉन, एटम का रेडियस, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते वक्त का वेलोसिटी, उसके आगे बढ़े तो टाइम पीरियड, उससे आगे बढ़े तो फ्रीक्वेंसी, ये सारा कैलकुलेशन। और तब जाके हम लोग ये पढ़ेंगे ड्रॉबैक क्या है, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया जो आगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड। आगे हम लोग वेव नेचर पे बेस्ड भी पढ़ेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी तक हम लोग को पता था लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम को आए जो बोले कि हर एक पार्टिकल ड्यूअल नेचर का होता है। इस नेचर में जितना भी पार्टिकल्स है वो ड्यूअल नेचर शो करेगा, हर एक पार्टिकल ड्यूअल नेचर शो करेगा। एक इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी है। अब पार्टिकल का मतलब क्या होता है, तो पार्टिकल का मतलब उसमें मास होना चाहिए, और वेव का मतलब वेव फेनोमेना उसको शो करना चाहिए। वेव का मतलब वेव फेनोमेना उसको शो करना चाहिए। वेव फेनोमेना है क्या, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन हो गया और क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो डी ब्रोगली का कहना है कि इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी पार्टिकल्स जो होता है अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो वेव है। और इसी पे बेस्ड आज के समय में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, प्रोटॉन माइक्रोस्कोप, न्यूट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग एक मॉलिक्यूल को कभी देख नहीं सकते। लाइट माइक्रोस्कोप के हेल्प से एक बैक्टीरिया को भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पता चल सकता है, एक सेल का स्ट्रक्चर पता चल सकता है, एक मॉलिक्यूल का रफ आइडिया मिल सकता है कि वो कैसा हो सकता है बाय द यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मींस लाइट माइक्रोस्कोप में फोटोन एज ए पार्टिकल यूज होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल यूज होता है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में प्रोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी फेमस है। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल के हेल्प से ही हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि एक फोटोन का मास कैसे निकाले, लाइट के पार्टिकल का मास कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे स्टडी करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ चुका आज तक, नीट जेईई दोनों। फिर आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफी टाइम क्वेश्चन देखा जाता है एग्जामिनेशन में। अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, तो हाइजेनबर्ग का कहना था कि एक पार्टिकल जबकि वो बहुत छोटा है उसका पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम में कभी डिसाइड नहीं कर सकता, जबकि निल्स बोर के अकॉर्डिंग कर रहे थे हम लोग पोजीशन मोमेंटम दोनों। वेलोसिटी डिसाइड कर लिए, मास तो पता ही, मोमेंटम तो डिसाइड कर ही लोगे। हाइजेनबर्ग का कहना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट कि हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का क्या पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम में। अगर हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिसाइड करने चलते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगा, मींस जो हम डिसाइड करेंगे वो एक्चुअल से डिफरेंट आ जाएगा। अगर मोमेंटम पता कर लेते हैं तो उसका क्या नहीं पता चल पाएगा, पोजीशन, मींस पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन होना संभव नहीं है स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए, बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन काफी छोटा है, बहुत ही लाइटर पार्टिकल है, 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम है एक इलेक्ट्रॉन का मास। बहुत हल्का, प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना छोटा है, हल्का। और उस पार्टिकल का पोजीशन मोमेंटम एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते, उसका स्टडी हम लोग यहाँ करेंगे। नेक्स्ट 1926 में श्रोडिंगर एक वेव बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आइडिया दिए कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है काफी छोटा है, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो पार्टिकल नेचर कम, वेव नेचर ज्यादा शो कर रहा है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल इंट्रोड्यूस किए कौन, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ एज अ वेव फंक्शन करेगा, और उसी इलेक्ट्रॉन को का डिफरेंट प्रॉपर्टी को जानने के लिए वो एक टर्म इंट्रोड्यूस किए, एम्पलीट्यूड फंक्शन। एम्पलीट्यूड फंक्शन को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा
और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में अगर बात किया जाए तो साइज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। यहां से हम लोग को पता चला कि एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। ऑर्बिट तो दूर की बात है, ऑर्बिट तो होता ही नहीं है, ये तो रदरफोर्ड का कहना था। ऑर्बिट तो वेल डिफाइंड पाथ है, जब इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेल डिफाइंड पाथ होना संभव नहीं। फिर सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। अब ये क्या होता है, आप समझ लो कि एक 6 लेन रोड है और आप काफी हाइट से उस 6 लेन रोड को देख रहे हो। आप कहोगे कि एक रोड है सिंगल लेन, और नीचे आओ तो कहोगे कि डिफरेंट लेन है। आपको पता लगेगा कि हो सकता है एक से ज्यादा लेन है। तो वही हुआ, ऊपर से देख रहे हैं तो सेल, एटम को देखे तो लगा कि बस सेल है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन और अच्छे तरीके से देखा गया तो लगा नहीं, इसमें तो वो सेल भी स्प्लिटेड है डिफरेंट पार्ट में। सब सेल उसको बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब सेल बोलेंगे। और सब सेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स, जिसको एस पी डी एफ। काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी जरूरी टॉपिक है, इसके बगैर आप नहीं समझ सकते, ना ऑर्गेनिक ना इनऑर्गेनिक, कुछ भी नहीं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक। तो सेल का कॉन्सेप्ट, सब सेल का कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग होता है। ऑर्बिट का तो कॉन्सेप्ट ही हम लोग इग्नोर कर देंगे, ऑर्बिट जैसा कुछ होता है नहीं। उसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। ये क्वांटम नंबर क्या है, तो क्वांटम नंबर का मतलब हुआ सेट ऑफ 4 नंबर्स। सेट ऑफ 4 नंबर्स जो क्या बताएगा, एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताने का कोशिश करेगा। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और न्यूक्लियस के आसपास कहां है, उसका सारा डिटेल्स क्वांटम नंबर से मिलेगा। समझ लो, अगर किसी पर्सन को खोजना है इस अर्थ पे तो सबसे पहले उसका कंटिनेंट पता होना चाहिए, दूसरा इंफॉर्मेशन कंट्री, तीसरा इंफॉर्मेशन स्टेट, और चौथा इंफॉर्मेशन किस डिस्ट्रिक्ट में वो लाई कर रहा है, तब हमको पता चलेगा। तो एक आदमी को खोजना है तो सबसे पहले कौन से कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री में है, किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में, तब जाके हो सकता है खोज लें। वैसे ही एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर। तो इट इज डिफाइंड अ सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच विल डिसाइड ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, जो भी डिसाइड करेगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर नोड्स एंड इंटरनोड्स होता है। जब सेल बनता है, सब सेल्स होता है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन होने का चांसेस होता है और कहीं नहीं। मींस इलेक्ट्रॉन होने का प्रोबेबिलिटी जहां है वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो वहीं पे नोड एंड इंटरनोड, ये सब उस टॉपिक जब आएगा तो हम लोग डिटेल में जाएंगे। हुंड्स रूल, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जाता है, तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर 3 ऑर्बिटल है तो पहले तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। ये हुंड्स रूल है, पढ़ेंगे डिटेल में। अब बाउ प्रिंसिपल, अब बाउ एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब रूल ऑफ फिलिंग, FILLING, महसूस वाला फिल नहीं, भरने वाला फिल, FILLING। तो जर्मन वर्ड है ये अबाउ। अबाउ प्रिंसिपल में हम लोग ये पढ़ते हैं कि एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे अबाउ प्रिंसिपल में। फिर हम लोग ग्राफिकली देखेंगे साई और आर के बीच कैसा ग्राफ होता है, मींस प्लॉट्स देखेंगे, वेव फंक्शन एंड रेडियस के बीच, और साई स्क्वायर मींस वेव फंक्शन का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड फंक्शन का स्क्वायर एंड आर। काफी इंपॉर्टेंट होगा साई हमारे लिए। अगर कुछ भी इस चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टफ क्वेश्चन बनेगा तो वो साई से रिलेटेड होगा। और फिर फाइनली हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसमें स्टेबिलिटी का बात करेंगे, कब वो स्टेबल कब वो अनस्टेबल, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, पार्शियल फील्ड कहा जाता है। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, हाफ फील्ड इज मोस्ट स्टेबल। हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियल फील्ड या फुल फील्ड, फुल फील्ड। और सबसे कम स्टेबल क्या है, पार्शियल फील्ड। तो अभी तो पता नहीं चल रहा होगा कि हाफ फील्ड क्या है, फुल फील्ड क्या है, पार्शियल फील्ड क्या है।
लेकिन हम लोग ये तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और हम लोग का टॉपिक अगले क्लास से ही स्टार्ट होगा।